हेलो दोस्तों। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक गलती करेंगे तो आपके भी साथ सहारा जैसा हाल हो जाएगा, यानी आपका भी म्यूचुअल फंड गायब हो जाएगा। तो आपके साथ सहारा जैसा म्यूचुअल फंड में ना हो, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सहारा जैसा आपका पैसा न बुड़े, इसलिए यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप किसी स्कीम में पैसा डाले हैं, एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालने वाले हैं, तो इससे पहले कि आप पैसा डालें और आपके साथ सहारा जैसे घटना घटे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। चलिए बतलाने वाले हैं कि आप लोग क्या सीखने वाले हैं। आप लोग जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्या भरा जाता है, क्या नहीं भरा जाता है। नहीं तो आपके साथ भी सहारा जैसा हाल हो जाएगा। तो किसी भी स्कीम में पैसा डालने से पहले जब आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालें तो फॉर्म भरा जाता है, डीमेट अकाउंट जिसे कहा जाता है। जैसे ग्रो का नाम सुने होंगे, अपर स्टॉक्स का नाम सुने होंगे, या फिर आप लोग बैंक में जाते हैं और बैंक के द्वारा एसआईपी या लमसम करना चाहते हैं तो वहां भी फॉर्म भरा जाता है। आप भारत से हैं या वर्ल्ड के किसी अदर देश से हैं, इंडिया में म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। चलिए डिटेल में बतलाते हैं कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट प्लान, इनडायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड स्कीम दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड के लिए पैसा डालने के लिए फॉर्म भरते हैं, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा नहीं, बिना डिस्ट्रीब्यूटर का आप क्या करते हैं, किसी स्कीम में पैसा डालना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप क्या चुनेंगे, डायरेक्ट प्लान। यहां लिखे हैं डायरेक्ट प्लान, मेंशन डायरेक्ट इन दैट स्पेस। फॉर्म जो मिलेगा आपको उसमें खाली स्थान होगा, उस स्थान पे आपको लिखना है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ना जाकर के आप डायरेक्ट किसी एएमसी के द्वारा या फिर किसी बैंक में फॉर्म डायरेक्ट डालते हैं बैंक के द्वारा, तो आप लोग डायरेक्ट प्लान है, डायरेक्ट प्लान। तो आप लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे उस फॉर्म में कि मेरा जो स्कीम में पैसा जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है। अगर आप लोग डायरेक्ट ना करके आप लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या फिर कोई एजेंट के द्वारा, बैंक एजेंट हो सकता है, कोई इंडिविजुअल एजेंट हो सकता है, उसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी स्कीम में, तो आप लोग क्या चुनेंगे, इनडायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लान जब चुनेंगे तो मेंशन करेंगे ARN नंबर। ARN नंबर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, तो उसको एमफी जो होता है, एक क्या है, एक बॉडी है जो क्या करती है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो NISM 5 एग्जाम को क्लियर करते हैं, उनको एमफी जो होती है एक नंबर देती है जिसे बोला जाता है ARN नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप इनडायरेक्ट प्लान को चुनेंगे तो आप भरेंगे ARN नंबर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल थोड़ा और उसका नंबर क्या है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आप उस स्कीम में जा रहे हैं, उसका नंबर आपको डालना ही है। यानी नंबर रहेगा चल जाएगा, नाम हो चाहे नहीं, उसका ARN नंबर आपको डालना ही है। तो सबसे पहले आपको स्कीम में चुना होता है कि हम डायरेक्ट में डाल रहे हैं कि इनडायरेक्ट में। अब आप ये चुन लेते हैं, तब आपकी बारी आती है यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन। जैसे देखिए, जब किसी स्टॉक में पैसा डाला जाता है तो आपको शेयर मिलता है, शेयर। सेम ऐसे ही कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड वाले उसको यूनिट देते हैं। यूनिट जैसे मानिए हम म्यूचुअल फंड है, हमको आकर के आप 1000 रुपया दिए तो बदले में आपको यूनिट देंगे। और जिस दिन आप हमसे पैसा मांगेंगे तो आपको जो यूनिट दिए है ना, वही यूनिट सेल करके आपका पैसा दे दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप यूनिट हमको कैसे देंगे, वो सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। तो ये देखिए,
यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हुआ कि किस आदमी, कौन सा आदमी है जिसके नाम से आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए, वही है यूनिट होल्डर, उसी के नाम से इन्वेस्ट होगा। तो यहां लिखे हैं हैव अप टू 3 यूनिट होल्डर। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 यूनिट होल्डर हो सकते हैं, 3 यूनिट होल्डर हो सकते हैं। जैसे मानिए आप हैं, आपके मम्मी है या आपका भाई है, 3 लोग जो यूनिट को होल्ड कर सकते हैं। यानी किसी स्कीम में आप पैसा डालेंगे और जो यूनिट मिलेगा तो तीनों आदमी ओनर, मालिक हो सकते हैं, बराबर का मालिक। या फिर यहां लिखे हैं हैव अप टू 3 ज्वाइंट होल्डर, 3 ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं, यानी उसका मालिक हो सकते हैं 3 लोग। आगे यहां लिखे हैं द फोलियो इज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ फर्स्ट होल्डर हु इज प्राइमरी इन्वेस्टर। देखिए 3 लोग हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट यूनिट होल्डर, सेकेंड यूनिट होल्डर और थर्ड यूनिट होल्डर। तो ऐसे क्या होगा, एक जब भी आप किसी स्कीम में पैसा डालिएगा तो एक ना आपका फोलियो नंबर जनरेट होता है, फोलियो नंबर जिसको रखा जाता है। तो फोलियो नंबर जो होता है वो पहले वाले आदमी के नाम से ही क्रिएट होता है, पहले वाले आदमी के नाम से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है। अगला इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए, इन केस ऑफ FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बाहर किसी देश का फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उनके नाम से अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या करना है, पैसा डालना है। या NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, वैसा आदमी जो भारत का ही है लेकिन अब कमाने के लिए दूसरे जगह पे रहता है और दूसरे जगह पे ही घर बना करके वहीं रहने लगा है, उसके नाम से भी क्या करना है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। या PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा आदमी जिसका उत्पत्ति जन्म भारत में ही हुआ है, ऐसे लोग अगर इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टर हैं, ऑन ओवरसीज एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो उनका जो करंट एड्रेस है, करंट कि वो किस देश में रह रहे हैं, उनका करंट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फॉर्म में डिटेल आपको देना पड़ेगा, वो आदमी किस जिले में, किस स्टेट में, कब से कहाँ रह रहा है, कहाँ है, कहाँ रहता है, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, कब से नहीं लेकिन कहाँ रहता है, इतना आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब देखिए आप इन दोनों में चुन लेंगे, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देंगे, जिस व्यक्ति के नाम से क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, उसका डिटेल देंगे। इतना देने के बाद आगे देखिए KYC डिटेल्स, जैसे आप बैंक में क्या करते हैं, पैसा डालते हैं, यही देखिए ये एक घटना घटेगा, अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो सहारा जैसा हाल हो जाएगा। देखिए सहारा एक क्या है, सहारा जो है आपको बतला दे, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करती है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है, अगर कोई भी कंपनी या स्टॉक भाग जाता है जो रजिस्टर्ड है NSE या BSE पे सेबी द्वारा, वो भाग जाता है तो उसका पैसा इन्वेस्टर को सेबी ही देती है, प्रोटेक्शन, उसका कैपिटल का प्रोटेक्शन, उसका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन सेबी ही करती है। जैसे मानिए कि आप बैंक में पैसा रखे हैं, अब बैंक अगर भाग गया, बुड़ गया, तो किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, RBI से, RBI से रजिस्टर्ड है, अब बैंक भाग जाता है तो 5 लाख रुपया आपका सिक्योर है। सेम ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं या फिर कोई स्टॉक में पैसा डाले हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 25 लाख सेफ्टी देता है कौन, सेबी। तो देखिए जैसे सहारा में आप लोग पैसा डाले हैं, तो सहारा में पैसा आज भी सेबी के पास पड़ा है। अभी सहारा जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, यानी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, लेकिन लोग उसमें सहारा में पैसा डाल दिए थे। बाद में सहारा जो है सेबी के द्वारा पकड़ा गया, सहारा तो भाग गया, लेकिन उसमें जो कैपिटल पड़ा है, पैसा पड़ा है, अभी भी सेबी के पास है। सेबी चाहती है कि लोगों का पैसा लोगों को पहुंचा दिया जाए, लेकिन लोग केवाईसी नहीं किए हैं, केवाईसी नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सेबी के पास पैसा है लेकिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। प्लस पॉइंट, जो लोग उस समय केवाईसी कर दिए या बाद में कुछ जानकारी मिला तो केवाईसी डाल दिए, उनका पैसा वापस हो रहा है, कुछ लोगों का मिल भी गया है। तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते जा रहे हैं, केवाईसी नहीं किए हैं, तो शायद आपके साथ भी सहारा जैसा घटना घट सकता है। अब ये केवाईसी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। KYC, देखिए के का मतलब होता है नो, Y का मतलब होता है योर, C का मतलब होता है कस्टमर। नो योर कस्टमर, आप किसका ग्राहक है, आपका ग्राहक कौन। जैसे मानिए हम बैंक हैं, आप हमारे पास पैसा अकाउंट खुलवाने आएंगे तो हम केवाईसी करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि तुम कौन हो, नो योर कस्टमर, मेरा जो कस्टमर आ रहा है वो कौन है। ये जानकारी किससे मिलेगा,
तो ये जानकारी मिलेगा पैन कार्ड से। पैन कार्ड से ये पता चल जाएगा कि आप कितना आमदनी करते हैं, साल में कितना रुपये कमाते हैं, किस किस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा आप डाले हैं, ये भी केवाईसी में जब कराया जाएगा किस स्कीम में कितना का आप पैसा डाले हैं, ये सारा जानकारी आपके पैन कार्ड से पता चल जाएगा। और केवाईसी में आपका पैन कार्ड लिया जाता है, प्लस में या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, या तो आप वोटर आईडी कार्ड देंगे, या तो आप ये वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर ये भी नहीं है तो राशन कार्ड, ये मैंडेटरी है। यानी जब भी आपका केवाईसी किया जाएगा तो पैन कार्ड तो मैंडेटरी है ही। अगर साल में कोई एक आदमी यानी एक इन्वेस्टर 50,000 से अधिक का SIP लमसम करना चाहता है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, इंडिविजुअल कोई भी हो। तो सबसे पहले आप पैन कार्ड देंगे केवाईसी के लिए, और उसके बाद या तो आप आधार कार्ड दीजिए, या तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, या तो वोटर आईडी दीजिए, या तो राशन कार्ड, ये मैंडेटरी है। ये फॉर्म जब देंगे तो आपका केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप कौन है ये म्यूचुअल फंड स्कीम को पता चल जाएगा कि आप कहाँ का रहने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ कौन है, क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है। इससे होगा क्या, आप धरती पे नहीं रहे, आपका पैसा उस स्कीम में है, तो वो लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो पैसा पड़ा है वो आपके घर पे कोई भी है, कोई भी लीगल हेयर है। लीगल हेयर का मतलब आपका रिलेशन, खूनी जो आदमी है, खूनी मामा चाचा, जो खून अपना रिलेशन है, खूनी रिलेशन है, भाई बहन दीदी, उनको पैसा मिल जाए। ये केवाईसी अगर अच्छा से हुआ होगा तब। यहाँ लिखे हैं केवाईसी एक्नॉलेजमेंट लेटर एज प्रूफ ऑफ कंप्लायंस बाय ईच होल्डर। जितना भी होल्डर हैं, यूनिट होल्डर हैं, उन सभी का आपको क्या डालना है, केवाईसी। अच्छा से देखिए, आगे देखिए, यहाँ लिखे हैं फैक्टका, यहाँ लिखे हैं फैक्टका एंड CRS डिटेल्स। फैक्टका और CRS डिटेल का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो देश के बाहर यानी दूसरे देश में जन्म लिए हैं, भारत को छोड़कर के किसी और कंट्री में जन्म लिए हैं, और वो भारत में क्या करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं SIP के द्वारा या लमसम के द्वारा, तो उनके लिए ये बनाया गया है ये डिटेल, फैक्टका एंड CRS डिटेल्स उनको डालना होगा। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, फॉर एप्लीकेंट्स यानी वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, हुज कंट्री ऑफ बर्थ, वो जो देश के हैं वो किस देश में जन्म लिए हैं, सिटीजनशिप, किस देश की सिटीजनशिप है, नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, यानी वो जापानीज है, अमेरिकन है, क्या है, चाइनीज है, कहाँ के हैं वो, इज अदर देन इंडिया के जिस भी देश से, इंडिया को छोड़ करके जिस भी देश से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म भरेंगे कि हम इस देश के हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, सिटीजनशिप ये है और राष्ट्रीयता ये है। यहाँ लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कुछ ना एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना है, जैसे अंडर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट एक्ट, ये एक एक्ट है जिसका नाम है अंडर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है फैक्टका। तो ये फैक्टका देना है। एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे CRS कहा जाता है, ये डिटेल देना है। इसमें आता क्या है, इसमें देखिए क्या क्या आएगा, आपको ये बतलाना है कि आपका जन्म जो हुआ है कहाँ, मतलब कहाँ हुआ है, किस देश का है, प्लेस, सिटी, शहर का नाम, कंट्री ऑफ बर्थ, किस देश में जन्म हुआ है, और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपकी जो सिटी नागरिकता है वो किस देश की है। इतना आपको इसमें भरना होता है फैक्टका एंड CRS डिटेल्स में। आगे देखिए, मानिए क्या आप प्लान भी चुन लिए और ना आपने ये भी पूरा कर लिए कि किन के नाम पे यूनिट होल्डिंग रहेगा, उनका सब कुछ डिटेल्स जो दिए अच्छा से दिए, प्लस में आप अगर भारत को छोड़ करके किसी और देश से क्या करना चाहते हैं, किसी स्कीम में पैसा डालना चाहते हैं, तो ये भी कंप्लीट कर लिए। तब बारी आती है कि अकाउंट होना चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए। देखिए 4 चीज मैंडेटरी है, पैसा डालना चाहते हैं तो एक अकाउंट होना चाहिए, उसी अकाउंट से आपका क्या जुड़ना चाहिए, उसी अकाउंट से आपका फोन नंबर जुड़ना चाहिए। देखिए पैन कार्ड होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। अब वोटर आईडी, कोई एक और प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दें। एड्रेस प्रूफ, जैसे एड्रेस का प्रूफ किससे मिलता है, वोटर आईडी से मिलेगा, या फिर आपके पास आधार कार्ड है इससे मिलेगा, या फिर राशन कार्ड है इससे मिलेगा, ये अच्छा है ड्राइविंग लाइसेंस, इससे आपका ना कहाँ आप रहते हैं इसका प्रूफ मिलता है। तो इसमें से कोई एक पैन कार्ड जब लगा देते हैं,
उसके बाद आपका फोन नंबर होना चाहिए जो ना आपके अकाउंट से जुड़ा हो, जिससे आप पैसा डालना चाहते हैं पैसा। तो आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, ये ना आपके फोन नंबर से जुड़ा होना ही चाहिए। यहाँ लिखें बैंक डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट होल्डर ऑफ द फोलियो इन एप्लीकेशन फॉर्म। मानिए कि ना किसी स्कीम में पैसा डालना है और उसके ना 3 लोग यूनिट होल्डर हैं, मतलब मालिक हैं, तो पहले वाले के नाम से ही क्या होना चाहिए, पहले वाले के नाम से ही बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। प्लस में यहाँ लिखें डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच विथ बैंक अकाउंट लिंक्ड टू डीमेट अकाउंट। डीमेट जैसे ग्रो खोल रहे हैं या फिर कोई भी डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं या फिर किसी आप जाकर के किसी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पैसा डालना चाह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, एनएससी बीएससी के द्वारा डालना चाह रहे हैं, किसी एमसी के द्वारा पैसा डालना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज होता है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का, उसके द्वारा पैसा डालना चाह रहे हैं, तो उस पे जो आपका क्या है एड्रेस है, सेम वही एड्रेस आपके बैंक में भी होना चाहिए, बैंक का खाता में सेम एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ सेम से मैच करना चाहिए। जब ये सब कुछ सेम से मैच करेगा तब आप बैंक अकाउंट यही होता है, डिटेल्स आपको अप्लाई करना होता है। अगर ये गलत हुआ फिर गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि कितना अकाउंट हम जोड़ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल का मतलब जैसे हम लोग होते हैं तो इंडिविजुअल कहलाएंगे, जैसे आप लोग हैं 1 2 ये सब सिंपल एक अकेला सिंगल आदमी, तो ये इंडिविजुअल कहलाता है। इंडिविजुअल आदमी जो है मैक्सिमम 5 अकाउंट जोड़ सकता है, 5 अकाउंट। जैसे ये SBI हो गया, ये दूसरा बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ये दूसरा बैंक से हम जोड़ दिए। हम अपना इसमें से 5 में से ना एक आपको डिफॉल्ट सेटिंग करना ही पड़ेगा। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब ये हुआ एक जुड़ा तो 5 है लेकिन एक से ट्रांजेक्शन करेंगे, एक से, इसी से मेन रहेगा, इसी से पैसा हम क्या करेंगे उस स्कीम में डालेंगे निकालेंगे इसी के द्वारा। अब ये 4 किस लिए है, अगर ये बंद कर दिए, ये बंद किए तो इन चारों में से किसी एक को डिफॉल्ट सेटिंग करके और उसी से ट्रांजेक्शन करेंगे। तो कोई इंडिविजुअल है तो 5 बैंक का यूज कर सकता है किसी भी स्कीम में पैसा डालने के लिए। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो उस केस में कोई भी व्यक्ति 10 अकाउंट का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास 5 अकाउंट डिटेल हो सकता है जो कि जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन जानिए, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम यूपीआई के द्वारा किसी स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। यस, आप डाल सकते हैं। यूपीआई होता है क्या है, गूगल पे, फोन पे और बहुत सारा पे है, पेटीएम, ये जितना भी है ये यूपीआई है। इसके द्वारा आप किसी भी स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप चाहें तो किसी स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप किसी स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चेक के थ्रू अगर आप किसी स्कीम में डालना चाहें तभी भी पैसा डाला जाता है। इतना ही नहीं, किसी आदमी का आंसर होता है कि हम कैश जमा करना चाहते हैं, कैश के रूप में किसी स्कीम में हम क्या करना चाहते हैं, पैसा डालना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एक सेंटर होता है, सर्विस सेंटर, वहां पे जाकर के आप 50,000 पर इन्वेस्टर 50,000 का कैश पेमेंट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ई वॉलेट्स होता है, उसका भी मैक्सिमम 50,000 ही लिमिट्स है पर इन्वेस्टर। तो इतना ऑप्शन है आपके पास कि आप म्यूचुअल फंड में इतना ऑप्शन के द्वारा आप पैसा किसी स्कीम में लगा सकते हैं। आगे देखिए नॉमिनेशन। अब ये नॉमिनेशन क्या होता है, जैसे आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाए होंगे तो नॉमिनी में नाम दिए होंगे। नॉमिनी में नाम किस लिए दिया जाता है, ध्यान से सुनिए। नॉमिनी में नाम इसलिए दिया जाता है कि मानिए कि कोई आदमी जो खाता खुलवा रहा है, जो पर्सन खाता खुलवा रहा है, अपने खाते में 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 50 ही रुपया रखा और आदमी डेथ कर गया। फिर उसके खाता में जो पैसा पड़ा है उसका मालिक कौन होगा, वही लोग होंगे जिसका वो नाम नॉमिनी में दिया है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप किसी स्कीम में पैसा डालने जाइएगा, जब भी किसी स्कीम में आप पैसा डालने जाइएगा तो नॉमिनी में नाम अवश्य दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, नॉमिनी में नाम कितने लोगों का दिया जा सकता है। नॉमिनेशन अप टू 3 नॉमिनीज, ये नॉमिनीज लिखे हैं, नॉमिनीज है, यानी कोई भी व्यक्ति नॉमिनी में 3 लोगों का मैक्सिमम नाम दे सकता है। अब ये सोच रहे होंगे कि क्या हम नॉमिनी में जो नाम देंगे वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए कि 18 वर्ष से नीचे होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम देंगे। तो देखिए 18 वर्ष से ऊपर वाले का भी नॉमिनी में नाम दिया जा सकता है, 18 वर्ष से जो नीचे होंगे उनका भी नाम नॉमिनी में दिया जा सकता है।
सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका बहुत सारा सवाल होगा कि क्या ये 18 वर्ष लोगों के लिए है, सब कुछ बतलाएंगे, ध्यान से सुनिए पहले। तो नॉमिनी में नाम 18 वर्ष से ऊपर हो चाहे नीचे हो, 3 आदमी का मैक्सिमम देंगे, किसी का भी दिया जा सकता है। एंड कैन स्पेसिफाई द परसेंटेज एज डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच नॉमिनी। किस नॉमिनी का, देखिए किस नॉमिनी का एज कितना है आपको बतलाना पड़ेगा। नॉमिनी के एज के साथ साथ उनका प्रूफ भी देना पड़ता है, या तो पैन कार्ड दीजिए या तो आधार कार्ड दीजिए, ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। प्लस में आप जब मर जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हो, भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, अगर हो गया तो आप ना परसेंटेज अलोकेट करेंगे कि कितना परसेंटेज किसको मिलना चाहिए। जैसे मानिए हम मेन यूनिट होल्डर हैं, लेकिन हम नॉमिनी में 3 लोगों का नाम दिए हैं। इसमें से किसी का उम्र 18 वर्ष से अधिक है, किसी का कम है, लेकिन हम क्या किए हैं, तीनों आदमी का डिटेल दिए हैं। डिटेल का मतलब नॉमिनी में नाम दिए हैं तो इनका आधार कार्ड लगा दिए हैं, इनका उम्र कितना है सब कुछ पता चल गया। प्लस में हम ये भी सेट किए हैं कितना परसेंटेज कितना किसको मिलना चाहिए। जैसे मानिए कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं ये मैटर नहीं करता है, हम परसेंटेज एलोकेट किए हैं कि पहले वाले को 50% मिल जाना चाहिए, इन दोनों को 25-25। तो जब हम क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, तो अगर हमारे पास 100 रुपया है अकाउंट में चाहे म्यूचुअल फंड में, तो पहले वाले को 50 रुपया, इन दोनों को 25-25 मिलेगा परसेंटेज। इस तरीके से आप न अलोकेट करेंगे कि कितना को कितना मिलना चाहिए। तो ये हो गया। आगे देखिए, टू ईच नॉमिनीज, हर एक नॉमिनी को आप क्या करिए, बराबर या कम बेसी करके आप अपने अनुसार परसेंटेज में बांट सकते हैं। 10% इसको, 50% इसको, बाकी इसको। इस तरीके से आप कम बेसी करके आप कर सकते हैं। अब मानिए कि ये परसेंटेज आप सेटिंग नहीं किए हैं, तो जब आप डेथ कर जाएंगे तो बराबर खुद उनको अलोकेट उस स्कीम के द्वारा कर दिया जाएगा, मतलब बराबर तीनों आदमी में बांट दिया जाएगा। आगे देखिए, डिफॉल्ट इक्वल परसेंटेज एज, मतलब यही बोला गया है कि जिस केस में आप क्या करते हैं, ये सेट नहीं करते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो बराबर ऑलरेडी उनको स्कीम के द्वारा मिलेगा। नॉमिनेशन कैन बी मेड एनी टाइम, अगर आप नॉमिनी में नाम नहीं दिए हैं तो ये किसी भी समय नॉमिनी में नाम दे सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भर के आप जिस डीमेट अकाउंट के द्वारा, ग्रो के द्वारा, जीरोधा के द्वारा, जिनके द्वारा आप किए हैं, एक पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट चाहे जो भी पोस्ट, अपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट फॉर्म निकलवा करके आप पोस्ट कर दीजिए, उनके पास जाएगा और वो क्या करेंगे, डीमेट अकाउंट वाले जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये डीमेट अकाउंट किससे जुड़ा होता है, CDSL, NSDL, CDSL, NSDL, इनसे ये डीमेट अकाउंट जुड़ा होता है। CDSL के पास जाते ही जितना भी आप स्कीम में पैसा डालते हैं, सभी स्कीम के पास आपका ये डिटेल चला जाएगा। इस तरीके से अब आपका सवाल ये होता होगा कि क्या वही लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं जिनका उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर है। तो देखिए, वो लोग जो भारत के रहने वाले हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो वो आदमी किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है। अब आपका सवाल ये आता होगा कि क्या वो लोग पैसा नहीं लगा सकते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से नीचे है। तो ध्यान से सुनिए, इसका भी आंसर है, वो लोग जिनका उम्र 18 वर्ष से नीचे है उनको माइनर बोला जाता है। माइनर वो लोग जिनका उम्र कितना है, माइनर। जिनका उम्र 18 वर्ष से कम होता है, 18 वर्ष से कम होता है, उनको माइनर बोला जाता है। ये लोग भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका ना गार्जियन होना चाहिए। गार्जियन, यहाँ देखिए, गार्जियन का मतलब, मानिए कि कोई लड़का है जो 18 वर्ष से कम है, लड़की है जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है, लेकिन वो चाहती है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसको पता है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सिप के द्वारा या लमसम के द्वारा। अब वो चाहता है तो क्या करेगा, वो आदमी जिसका उम्र उसके घर में 18 वर्ष से अधिक है, जैसे मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, उन्हीं का क्या लिया जाएगा, वो गार्जियन हो जाएंगे। गार्जियन उन्हीं का सारा डिटेल, जो डिटेल है ना, ये पूरा डिटेल जो आपको बतलाए हैं, सारा डिटेल इनका रहेगा। सारा पैन कार्ड इन्हीं का, यानी सारा एड्रेस यहाँ जितना दिए हैं सब कुछ यही रहेंगे, लेकिन इनको मेन बनाया जाएगा। मेन पिक्चर का हीरो यही रहेंगे, लेकिन माइनर, उसमें ऑप्शन होता है चुनने के लिए, माइनर में उनको चुना जाएगा।
जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है, उनको माइनर में चुन लिया जाएगा। अब होगा क्या, सारा इन्वेस्टमेंट इन्हीं के नाम से चलेगा, इन्हीं का खाता, इन्हीं का सब पैन कार्ड, इन्हीं का आधार कार्ड, सब कुछ इन्हीं का रहेगा। इनका माइनर में दिया जाएगा, माइनर में इनका दिया जाएगा सब कुछ। अब होगा क्या, 18 वर्ष तक यही इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ इन्वेस्ट यही करेंगे। लेकिन जो ही इस माइनर वाले व्यक्ति का 18 वर्ष जो ही कंप्लीट होगा, स्कीम ऑलरेडी इनके ना पैसे को रोक देगी, फ्रीज कर देगी, इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, पैसा लेन देन ट्रांजेक्शन रुक जाएगा 18 वर्ष होते हैं। अब क्या होगा, ये जो माइनर होंगे ये क्या करेंगे, ये माइनर सारा का सारा अपना डिटेल जो उस समय दिए थे 18 वर्ष से पहले, अब 18 वर्ष का हो गए हैं, इनके जगह पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी इनका हटा करके ऐसी जगह पे अपडेट करवाया जाएगा। सब कुछ इनका, बैंक अकाउंट इनका, सब चीज इनका आ जाएगा। और सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है, सारा का सारा जो इन्वेस्टिंग है, सारा का सारा जो यूनिट है, अब इनके जो नाम से चल रहा था इनके नाम से शिफ्ट हो जाएगा। ये तरीका है कि 18 वर्ष से पहले भी कोई भी आदमी हो वो इन्वेस्ट कर सकता है। और थोड़ा सा दिक्कत लग रहा हो तो आप सेवा ले सकते हैं किसी भी आदमी से जो इसका जानकार है। अब इतना आप जान गए। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉमिनी में किसका किसका नाम दिया जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा बेटे बहुत मतलब मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, तो नॉमिनी में किसका नाम हम दें। ध्यान से सुनिए, ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो नॉमिनी में किसका नाम दिया जाता है, आप अपने परिवार में, लीगल हेयर बोला जाता है, लीगल हेयर, ये थोड़ा ध्यान से समझिए, लीगल हेयर। लीगल हेयर उसको बोला जाता है ना जो खूनी रिलेशन हो, खून का अपना खून का रिलेशन हो, तो नॉमिनी में उनका नाम दीजिए। या फिर उनको अगर नहीं देते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, अटॉर्नी ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसको पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी बोला जाता है। जैसे मानिए पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है उस आदमी को आप अधिकार दे रहे हैं जो आपका लीगल हेयर नहीं है, लेकिन आपके जगह पे उतना ही वो भी अधिकार रखता है। हर एक वो एक्शन जो आप ले सकते हैं, आप न रहे तो वो भी आदमी ले सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी ये भी ले सकता है। जैसे मानिए कि आप क्या करते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने दोस्त को क्या किए हैं, दोस्त को नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं, दोस्त को, तो ये तो लीगल हेयर नहीं है, ये है पावर ऑफ अटॉर्नी। इसको अधिकार दिए हैं खुद इतना अधिकार दिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी स्कीम हो जब भी पैसा देगी तो आपकी लीगल हेयर को ही पैसा देगी, लीगल हेयर को। यानी लीगल हेयर की मान्यता, मानिए 3 आदमी हैं, ये आपका लीगल हेयर 2 है और ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो इन दोनों का अधिकार सबसे अधिक है, सबसे अधिक। तो लीगल हेयर की ज्यादा मान्यता होती है, और लीगल हेयर नहीं है तब पावर ऑफ अटॉर्नी का पावर आता है। एक बात और आपको बतला दें, ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अगर ये चाहें कि नॉमिनी में से नाम जो दिया गया है उनको हटा दें, अपना ही केवल नाम रखें, आपके चले जाने के बाद, मर जाने के बाद, तो नॉमिनेशन में कोई भी छेड़छाड़ पावर ऑफ अटॉर्नी कभी नहीं कर सकता है। एक चीज और बतला दें कि जिस समय आप माइनर का क्या करें, माइनर के नाम से एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें, उस समय भी नॉमिनी का नाम जरूरत पड़ता है, नॉमिनेशन का नाम जरूरत पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब माइनर के नाम से आप कोई भी एसआईपी या लमसम करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में क्या करें, पैसा डालना शुरू करें, उस समय जब नॉमिनेशन दें तो नॉमिनी, देखिए याद रखिएगा, माइनर का जब भी माइनर के नाम से शुरू होगा कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, उस समय नॉमिनी में किसी का नाम नहीं देना है। क्या बोले हम, नॉमिनी में किसी का नाम नहीं देना है। फिर एक चीज और, ज्वाइंट होल्डर बनाना चाहते हैं, ज्वाइंट होल्डर का मतलब क्या, नॉमिनी के नाम से शुरू करना चाहते हैं, चाहते हैं कि जैसे मानिए कि 3 लोग हैं, 2 लोग क्या हैं 18 वर्ष से अधिक हैं, 1 लोग 18 वर्ष से कोई कम है, चाहते हैं कि 18 वर्ष से कम वाले से क्या करें, मेन यही मालिक हो, इसी के नाम से एसआईपी या लमसम शुरू करें, लेकिन 2 और मालिक हो और ये ना रहे तो ये 2। तो माइनर के केस में एक कोई भी ज्वाइंट होल्डर नहीं रहेगा, एक वही मेन रहेगा। जब वो 18 वर्ष से अधिक हो जाएगा, उस समय आप उसमें कोई नॉमिनी जोड़ना है 18 वर्ष से कम या अधिक, तो नॉमिनी भी दे सकते हैं, प्लस में ज्वाइंट होल्डर बनाना है तो ज्वाइंट होल्डर भी बना सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा है कि किसी भी स्कीम में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर दिए हैं,
तो इसमें से कोई गलती हुआ है तो सुधारा जा सकता है, सुधारने का प्रयास करिए। अब सुधार कैसे किया जा सकता है ये भी बतला दें। कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उससे मिलिए, या फिर आप किसी बैंक के द्वारा किए हैं तो आप ये जानकारी लेने के बाद फॉर्म निकलवा करके देख सकते हैं कि हमने क्या किया है सही, क्या नहीं किया है। यह वीडियो उन लोगों के लिए था जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरा पैसा जो है सेफ और सिक्योर रहे, कहीं सहारा जैसा ना हो जाए। उन लोगों के लिए था। अगर इसमें गलती करेंगे, ये सारा आप डिटेल इस तरीके से नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ भी सहारा जैसा हाल हो जाए। तो यह वीडियो से अगर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। यह चैनल आप लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम की तरह ले जाने का प्रयास करता है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान देता है। तो इस चैनल से जुड़े रहें और प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, फाइनेंस का मार्ग दिखाएगा, पैसा को कैसे कमाया जाता है और किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है ये सिखाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें। इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक चैनल दिए हैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, जिसपे मैं ही इंग्लिश सिखाता हूँ पूरा देसी भाषा में। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। दोनों चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। यहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट का संपूर्ण जानकारी है, सारा प्लेलिस्ट को देखते रहिए और इंग्लिश का ज्ञान और फाइनेंस का ज्ञान बढ़ाते रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास, या वो लोग जो आपके नज़र में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनके पास अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।